जैसे अभी तक हमने 3-4 चीज़ें पढ़ चुकी हैं। हमने अभी कल आपको बताया था, स्पेक्ट्रम बताया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया था। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, हमने कहा था कि वो लाइट के पार्टिकल नेचर को डिस्क्राइब करता है। आपको पता है लाइट के पास 2 नेचर होते हैं, एक वेव का होता है और एक क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है। तो एक वैज्ञानिक थे, नाम था उनका मैक्स प्लांक। क्या नाम था? मैक्स प्लांक नाम था। ये जो मैक्स प्लांक थे, इन्होंने एक थ्योरी रिप्रेजेंट करी थी 1900 ईस्वी में, 1900 में इन्होंने एक थ्योरी प्रेजेंट करी थी रेडिएशन के ऊपर। नॉर्मल यदि देखा जाए, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हम हीट करते हैं तो डिफरेंट टाइप का रेडिएशन छोड़ता है, डिफरेंट टाइप का रेडिएशन इमिट करता है, और कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो डिफरेंट टाइप के रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। वैज्ञानिकों ने एक माना था, एक हाइपोथेसिस, उनकी एक थ्योरी थी, उन्होंने उसका नाम रखा था ब्लैक बॉडी, और एक बताया था उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सुनिए क्या है दोनों ध्यान से। पहले हम कह रहे हैं ब्लैक बॉडी और दूसरा हम कह रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसको समझने से पहले इसको समझना पड़ेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट वेवलेंथ के, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के वो वेव छोड़ता है, डिफरेंट टाइप के तरंगे छोड़ता है, रेडिएशन छोड़ता है। जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हो, हमने बताया था कि वो डिफरेंट टाइप के कलर शो करता है, यानी कि डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसी वो इमिट करता है, उस टाइप की फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम वो क्रिएट करता है। तो नॉर्मल देखा जाए, वैज्ञानिकों ने माना ऐसी कोई बॉडी जो डिफरेंट टाइप के, यानी कि सभी टाइप के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले या फिर रेडिएशन को इमिट कर दे, यानी कि कोई ऐसी बॉडी जो ऑल टाइप की, सभी टाइप की रेडिएशन को इमिट भी कर दे और क्या कर ले, एब्जॉर्ब भी कर ले, ऐसी बॉडी को हम क्या नाम देते हैं, ब्लैक बॉडी। क्या देते हैं, ब्लैक बॉडी। यानी कि ऐसी कोई बॉडी जो सभी प्रकार की रेडिएशन को इमिट कर दे और सभी प्रकार के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, ऐसे बॉडी को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी। और उस बॉडी के द्वारा दिए जाने वाले रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पूछ लेता है व्हाट इज़ ब्लैक बॉडी एंड डिफाइन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो आप कह सकते हो कोई भी ऐसा बॉडी जो सभी टाइप के रेडिएशन को इमिट कर सकता हो या फिर एब्जॉर्ब कर सकता हो, उसी को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। और वो ब्लैक बॉडी जिस टाइप का रेडिएशन छोड़ता है, रेडिएशन इमिट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। डेफिनेशन कैसे आप लिख सकते हो, आप बोल सकते हो द बॉडी who absorb or emit all types of radiation is known as black body, and the radiation emitted by black body is known as black body radiation। ये दोनों समझ में आ गया, ब्लैक बॉडी क्या होता है और ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। अब जो मैक्स प्लांक थे, इन्होंने कहा कि जो रेडिएशन होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए मेरे पास है, वह रेडिएशन छोड़ता है, तो वह रेडिएशन एक डिस्क्रीट बंडल और पैकेट के रूप में छोड़ता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो एनर्जी निकल रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट से, वो जो एनर्जी फोटॉन लेके निकल रहे हैं बाहर, वो निश्चित बंडल या फिर पैकेट के रूप में चलते हैं। ये नहीं समझ रहा है बंडल और पैकेट क्या होता है, तो ऐसे समझिए, मान लीजिए एक कंटेनर में बहुत मिल्क भरा हुआ है, पूरा दूध भरा हुआ है एक कंटेनर में। उस कंटेनर से यदि मिल्क निकालना हो और निकाल किसी के पास पहुँचाना हो, तो या तो हम छोटे छोटे पैकेट में भर के हम दे सकते हैं, एक बार नहीं ना, मान लीजिए किसको कितनी आवश्यकता हमको तो नहीं पता है, पूरा एक ही बार नहीं दे सकते हैं ना उसको हम, तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पैकेट बना करके हम उसको देते हैं। कहने का मतलब जो एनर्जी है जो निकलती है वो स्मॉलेस्ट पैकेट और बंडल के रूप में निकलती है। उस स्मॉलेस्ट पैकेट और बंडल को ही उन्होंने क्या नाम रखा, क्वांटा। क्या बोला, क्वांटा नाम बोला उन्होंने, क्वांटा वर्ड यूज किया। और इसी के ऊपर जो उन्होंने थ्योरी दी उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम थियोरी ऑफ मैक्स प्लांक। समझ आया चीज़ें, फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं क्या कह रहे हैं हम क्वांटम के बारे में। स्मॉलेस्ट यूनिट, किसी भी चीज़ का स्मॉलेस्ट यूनिट जो अपनी एनर्जी को किसी बंडल और पैकेट के रूप में अपने आप से इमिट करता है, उसी को हम बोलते हैं क्वांटम। और इसके बारे में जो थ्योरी थी मैक्स प्लांक ने, उस थ्योरी को हम नाम से जानते हैं प्लांक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। अच्छा, वो क्या बंडल और पैकेट किस चीज़ का निकल रहा है, एनर्जी का। जैसे हमने कहा था कि जो लाइट है किस फॉर्म में चलती है, वेव के फॉर्म में चलती है। और पार्टिकल नेचर में कौन सा पार्टिकल बनाता है, लाइट, फोटोन। हमने आपको बताया था ना कि लाइट जब वेव के रूप में चलेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन के चलेगा, और जब वो पार्टिकल के नेचर में चलता है तो क्या बनाता है, फोटोन। और यही फोटोन जो क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट हैं उस लाइट के, उस बंडल के, उस पैकेट के स्मॉलेस्ट यूनिट इन है। जैसे किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, एटम होता है। ऐसे ही एनर्जी जो निकल रही है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या बोल रहे हैं हम लाइट के लिए, फोटॉन बोल रहे हैं। और इसी को मैक्स प्लांक ने क्या नाम दिया, क्वांटा। क्या बोला,
क्वांटा बोला। तो क्वांटम थ्योरी में 3-4 चीज़ें इन्होंने बताई हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। जैसे इन्होंने पहले ये बताया था कि जो रेडिएशन इमिट होता है या फिर एब्जॉर्ब होता है वो कंटिन्यूसली इमिट और एब्जॉर्ब नहीं होता है, ये डिसकंटिन्यूअस होता है। यानी कि मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट से एनर्जी निकल रही है तो लगातार नहीं निकलती है, वो डिसकंटिन्यूअस निकलती है। पहले इन्होंने ये कहा था, पहले इन्होंने क्या कहा कि जो एनर्जी निकल रही है किसी भी ऑब्जेक्ट में रेडिएशन के फॉर्म में, तो रेडिएशन जो इमिट हो रहा है वह रेडिएशन कंटिन्यूअस नहीं होता है। कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। पहला इन्होंने ये बताया। दूसरा इन्होंने क्या बताया? दूसरा भी आप देख लीजिए। इन्होंने दूसरा ये कहा था कि जो एनर्जी इमिट हो रही है रेडिएशन की वो किस फॉर्म में इमिट हो रहा है? बंडल या फिर पैकेट के रूप में। बंडल या पैकेट के रूप में। इस बंडल और पैकेट का उन्होंने क्या नाम रखा था? आप खुद बताओ। क्वांटा नाम रखा था, ठीक है ना। और उन्होंने कहा था कि ये जो क्वांटा है, इस क्वांटा की जो एनर्जी होगी, इस क्वांटा की जो एनर्जी होगी, एनर्जी क्या होगी? एच म्यू। क्या होगी? हमने आपको सुबह शायद बताया था, अभी पिछले हमने सॉल्व किया था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, हमने बताया था एच क्या है, म्यू क्या है। एच क्या है यहाँ पे? प्लांक कांस्टेंट। क्या है? वेयर एच इज प्लांक कांस्टेंट। और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू पता है किसी को? हाँ बताएं। 6.2। नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट, ऐसे नहीं, आप उठिए। आपको पता है प्लांक कांस्टेंट कितना होता है? रॉन्ग। आप बताएं। नहीं, एक एक पास आ रहा है, सबके पास आ रहा है, आप बताएं। 24 क्या? नहीं, 24 उसका कोई यूनिट तो होगा। ऐसे एक जिसका 2 यूनिट होता है, एक MKS में होता है, एक CGS में होता है। तो MKS और CGS में, CGS में इसका अर्ग सेकेंड होता है और MKS इसमें जूल सेकेंड होता है। आप बताएं। देखो हम लिख दे रहे हैं, बैठ जाइए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो प्लांक कांस्टेंट होता है ये होता है नियर अबाउट 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। या आप लर्न कर लो। जो प्लांक कांस्टेंट कितना होता है? 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। और म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। किसकी फ्रीक्वेंसी है? जो रेडिएशन निकल रहा है उस रेडिएशन की क्या है? फ्रीक्वेंसी है। यानी कि किसी भी रेडिएशन का यदि हमें एनर्जी पता करना है तो उसका हमें फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए, और प्लांक कांस्टेंट तो हमको पता ये कितना होता है, ठीक है ना। तो ये उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था किसी भी क्वांटम की जो क्वांटा की जो एनर्जी होती है वो होती है एच म्यू के बराबर, जहाँ पे जो एच है वो प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, एंड म्यू क्या है? रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है। तो ये समझना है प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या कहता है। बताओ क्या कहता है? फिर से हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, बताइए। ये बबुआ बताओ क्या कहें, तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो क्या? हम ये पूछ रहे हैं प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या बताता है। पूरा हमने बता दिया, बोलो क्या बताता है। हाँ, उन्होंने ये कहा था कि जो एनर्जी इमिट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट से वह क्वांटा के फॉर्म में होती है, छोटे छोटे पैकेट और बंडल के रूप में होती है। हिंदी मीडियम में सिखाया जाता है, बताया जाता है कि जो एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलता है वो छोटे छोटे बंडल और पैकेट के रूप में निकलता है। बस वही इंग्लिश में बंडल और पैकेट हम भी यहाँ पे यूज कर रहे हैं। कहने का मतलब एनर्जी कॉन्टिन्यूअस नहीं चलता है, डिसकॉन्टिन्यूअस इमिट करता है। पहले करेगा फिर करेगा। जैसे सूरज से प्रकाश की किरणें जो निकल रही हैं इनके अंदर फोटॉन्स हैं और ये फोटॉन्स डिसकंटिन्यूअसली वहाँ से निकलते रहते हैं, ऐसा नहीं लगातार निकलते रहते हैं। ये क्वांटम थ्योरी बता रहा है, हम नहीं बता रहे हैं, तो मैक्स प्लांक बता रहे हैं इस चीज़ को। और यहाँ पे इस फार्मूले को थोड़ा सा और हम लोग आगे लेके चलें, देखिएगा। इक्वल होता है एच म्यू, होता है ना। और एक फार्मूला आपको पता है, म्यू बराबर क्या होता है? C/λ। क्या होता है? पढ़े हो, बोल रहे हो। म्यू इक्वल होता है C/λ। फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। अब यहाँ पे इसको हम अप्लाई कर रहे हैं, देखो। वैसे म्यू यदि अकेला रहता तो फार्मूला हो जाता है C/λ, लेकिन यहाँ से प्लांक कांस्टेंट काटना भी है तो यहाँ पे h लगा देते हैं। यानी कि फार्मूला आपका बन गया E इक्वल एच म्यू इक्वल एच C/λ, जहाँ लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। आप यहाँ पे बोल सकते हो लैम्डा जो है वेवलेंथ किसका है? रेडिएशन का। और जो म्यू है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी है किसकी? रेडिएशन की। अब बताओ सी क्या है? हाँ, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है ना। प्लांक क्वांटम थ्योरी समझ में आया। देखिए, ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन का मतलब हो गया हाइड्रोजन गैस एलिमेंट ही है। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है उससे निकलने वाले डिफरेंट टाइप के कलर। अब नॉर्मल ये होता है कि यदि मान लो आपको पता है कि हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन होता है
एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, बस यही होता है हाइड्रोजन के अंदर। तो अब वैज्ञानिकों ने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को हीट किया। उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को क्या किया, हीट। अब जैसे ही उन्होंने हाइड्रोजन गैस को हीट किया तो हाइड्रोजन गैस अपने एटम में स्प्लिट हो गए, एटम में टूट गए। आप जानते हो हाइड्रोजन गैस हम लिखेंगे H2, ऐसे लिखेंगे। अब मान लो इस हाइड्रोजन गैस को हम हीट कर रहे हैं। अब जैसे हम इसको हीट करेंगे तो हाइड्रोजन के दो एटम्स में क्या होगा, स्प्लिट कर जाएगा। मान लो एक एटम और दूसरा एटम, इन दोनों एटम से मिलकर हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बना हुआ था, और जैसे हमने इसको हीट किया तो ये अपने एटम में क्या हो गया, टूट गया। अब जैसे हम इसको एनर्जी देंगे तो इनके जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी सोखेंगे, एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे, और एनर्जी अब्जॉर्ब करके हाईएस्ट ऑर्बिटल में चले जाएंगे। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एनर्जी जैसे इसको मिलेगा तो ये अपने ऑर्बिट को चेंज करके हाईएस्ट एनर्जी के ऑर्बिट में जाके फिट हो जाएगा। इसको समझने से पहले एक चीज़ आप समझ लो, ऑर्बिट के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। देखो यहाँ पे होता है आपका न्यूक्लियस होता है, और इसके पास ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं। ये ऑर्बिट आपको पता है क्या शो करते हैं, एनर्जी लेवल शो करते हैं इलेक्ट्रॉनों के। ये इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी लेवल शो करते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स, हम आपको बस समझा रहे हैं। देखिएगा, हम कह रहे हैं कि पास वाला जो ऑर्बिट है इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। दिमाग में बैठा लो, जो न्यूक्लियस के पास वाला ऑर्बिट होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। उसके जैसे दूर जाओगे उसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। सपोज कर लेते हैं कि जो सबसे पास वाला जो ऑर्बिट है इसका नाम हम दे रहे हैं K, इसका दे रहे हैं L, M, इसका दे रहे हैं N, इसका O। अपने हिसाब से हमने सबका नाम दे दिया K, L, M, N, O। ये सारे के सारे एनर्जी लेवल शो कर रहे हैं। ऑर्बिट के पास वाले की एनर्जी क्या है, लो है। अब आप सोचो कि जैसे ही आप हाइड्रोजन के एटम को एनर्जी दोगे तो उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था ना। अब ये इलेक्ट्रॉन अपने हाईएस्ट एनर्जी में जाना चाहेगा, हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिट में जाना चाहेगा। सपोज करो ये कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया। सपोज कर ले रहे हैं हम, जैसे ही हाइड्रोजन के एटम को एनर्जी दी, एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया। और यहाँ पर वह मैक्सिमम 10⁻⁶ से 10⁻⁸ सेकेंड तक ही रुक सकता है। यानी कि जो हाइड्रोजन एटम के अंदर जो उसका इलेक्ट्रॉन है जो एक्साइटेड स्टेट में गया हुआ है, वह अपने उस स्टेट में सिर्फ 10⁻⁶ और 10⁻⁸ सेकंड तक ही रह सकता है। यानी कि बहुत कम समय तक ही वहाँ पे क्या सकता है, रुक सकता है। और जैसे ही वहाँ से रुक के फिर से वो वापस अपने ऑर्बिट में आएगा तो ऑर्बिट में आते समय वह रेडिएशन इमिट करेगा। क्या इमिट करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा। और इसी रेडिएशन का जो हम स्पेक्ट्रम निकालते हैं तो उसे हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बोलते हैं। किसका स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का। फिनोमेना फिर से समझना क्या कर रहे हैं, पहले हम हाइड्रोजन के एटम को, मॉलिक्यूल को हम एनर्जी दे रहे हैं, और एनर्जी देने के बाद अपने एटम में क्या हो जा रहा है, स्प्लिट हो जा रहा है, एटम में टूट जा रहा है। जैसे हम इसके एटम को एनर्जी दे रहे हैं तो इस एटम के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी पा करके अपने हाईएस्ट स्टेट में जाना चाहता है। मान लो हाईएस्ट स्टेट में चला गया और यहाँ पर वह सिर्फ 10⁻⁶ से 10⁻⁸ सेकंड तक ही रुक सकता है। उतना सेकंड रुकने के बाद जैसे ही वो अपने स्टेबल ऑर्बिट में आएगा तो वहाँ से आते समय वो क्या इमिट करता है, रेडिएशन इमिट करता है। और इसी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम नाम देते हैं। सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बामर। क्या नाम था, बामर। तो बानर नहीं इसका नाम था हंसी मत दिलाओ। 1892, ध्यान से सुनिएगा। बामर एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की खोज की 1892 में। 1892 में इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की डिस्कवरी की। इन्होंने देखा कि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इन्होंने N1 बराबर माना था 2, यानी कि दूसरा ऑर्बिट हम यहाँ पे लेंगे। सपोज करना, देखो n बराबर 1, n बराबर 2, यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं। n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, ठीक है ना इतना। अब देखो, अब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें जो इलेक्ट्रॉन है हाईएस्ट स्टेट में गया और हाईएस्ट स्टेट से वह n = 2 के ऊपर आके जंप कर रहा है, और आते समय वो क्या इमिट कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और उन्होंने जो रेडिएशन पाया वह रेडिएशन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन था, सॉरी विजिबल था। जो बामर ने जो रेडिएशन शो किया वह रेडिएशन विजिबल था, उसे हम आंख से देख सकते थे, और इसलिए इस स्पेक्ट्रम को जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया बामर
स्पेक्ट्रम, बामर स्पेक्ट्रम। इसके बाद और वैज्ञानिक है, जैसे आए लाइमन, इसके बाद है लाइमन। अब ये जो लाइमन थे, इन्होंने n=1 लिया, ध्यान से सुनना, भूलना नहीं एक भी, n=1, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन जो हाईएस्ट स्टेज से जंप करेंगे वो सीधे किस पे जंप करेंगे, n=1 पे, पहले वाले पे। इसको देखो ध्यान से, फिगर को देखो, बामन वाला जो बामर का था, बामर वाला किस पे जा रहा था, n=2 पे, यानी कि दूसरे वाले ऑर्बिट में जा रहा था। और लाइमन वाला किस में जा रहा है, पहले वाले में, यानी कि कह सकते हैं लाइमन ने n=1 लिया और बामर ने क्या लिया, n=2 लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि बामर ये कहते हैं कि जो कोई भी यदि इलेक्ट्रॉन एनर्जी पा जाता है हाइड्रोजन के एटम का और वो अपने दूसरे एक्साइटेड लेवल में आता है, यानी कि दूसरा वाला m में यदि आता है, सॉरी l में आता है, तो आने के बाद जो रेडिएशन क्रिएट करता है, जिस सीरीज को शो करता है, उसे हम बोलते हैं बामर सीरीज। 5 टाइप का आपको मिलेंगे यहाँ सीरीज। पहला आपको लाइमन मिलेगा, बामन, पास्चन, ब्रैकेट और खुंड मिलेगा। तो हमने देख लिया, पहला बामर आए, उसके बाद कौन आए, लाइमन आए। इसके बाद भी जितने भी वैज्ञानिक आए, उन वैज्ञानिकों के हिसाब से इनका नाम रख दिया गया, जैसे लाइमन, फिर बामन, फिर पास्चन, फिर ब्रैकेट, फिर खुंड। अब इसका हम एक साथ बना रहे हैं और सबको एक साथ समझा रहे हैं। देखो, देखिए, अब हम ये कह रहे हैं कि आपके पास ये ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ऑर्बिट हैं। पहला ऑर्बिट K L M N O P Q R, यानी कि ऑर्बिट का बढ़ता हुआ क्रम है उसके एनर्जी लेवल का। तो सबसे पहले आप कहेंगे लाइमन, पहला आप याद करोगे लाइमन, लाइमन सीरीज। ये लाइमन सीरीज क्या शो करता है, देखो, जब इलेक्ट्रॉन अपने हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट से n=1 पे आके गिरे, n= कहाँ पे, 1 पे, तो उसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं, सपोज करो यहाँ से भी आके गिर रहा है, देखना, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा और यहाँ से आएगा। यानी कि लाइमन में आप क्या देख रहे हो कि सारे हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट के ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जंप कर रहा है, n=1 पे जंप कर रहा है। इस सीरीज को हम क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज बोलेंगे। इसके बाद आपका क्या आता है, बामर, एनर्जी देंगे, एनर्जी हम उसको दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तब हमने कहा था ना कि हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को गर्म कर रहे हैं, गर्म करने के बाद एटम में स्प्लिट हुआ तो एनर्जी पाएगा, तो एक्साइट होगा ना। दूसरा आप देखो, जो बामर सीरीज होता है, जब इलेक्ट्रॉन अपने हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट से n=2 में आके जंप करे, देखना 2 वाले पे ही जंप कराना, कहीं और नहीं जंप कराना है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ये 2 वाले पर ही आके जंप करेगा। इस सीरीज को हम क्या नाम देंगे, बामर, ध्यान देना। दूसरा आपके पास आएगा बामर सीरीज, ये n= क्या है, 2 है, लाइमन, बामन। अब तीसरा हम देखते हैं पास्चन के लिए। अब तीसरा पास्चन कहाँ पे आएगा, तीसरे पे जाएगा। सुनो, यदि सुनिएगा, पास्चन सीरीज क्या होगा, जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अपने हाईएस्ट एक्साइटेड ऑर्बिट से कहाँ पे जाए, n=3 में, तो n=3 पे लेके जाते हैं। तो इस सीरीज का क्या नाम होगा, पास्चन सीरीज। इसका नाम होगा पास्चन सीरीज। ये n= क्या है, 3 है। इसके बाद आपका आएगा ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज। देखो n=3 लिया, n= यहाँ पे क्या लेंगे, 4। कहने का मतलब जब इलेक्ट्रॉन अपने हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट से चौथे ऑर्बिट में जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, ब्रैकेट सीरीज। गुड, ठीक है ना। अब लास्ट आपका बचा है फुंड। फुंड सीरीज। अब इसमें n= क्या लेंगे, 5, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन अपने हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट से कहाँ पे जंप करे, 5वें ऑर्बिट में जंप करे, इसको हम क्या नाम देते हैं, बामर, फुंड। हाँ, वो पी साइलेंट रहता है, PFUND, फुंड। लाइमन, बामन, पास्चन, रेडरबर्ग। सुनिए एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, पूरा चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। सुनिएगा, हम काम क्या कर रहे थे,
पहले हम हाइड्रोजन गैस को हीट दे रहे थे, जैसे ही हाइड्रोजन गैस को हीट देते हैं अपने एटम में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, एटम में टूट जाता है और उसके एटम के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद अपने हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट में जाता है और वहाँ पर 10⁻⁶ से 10⁻⁸ सेकेंड तक रुकता है और रुकने के बाद जो अपने वापस उस स्टेबल कंडीशन में आता है तो आते समय रेडिएशन इमिट करता है। उसी रेडिएशन को हम अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम से जानते हैं। जैसे सबसे पहले आपके पास है लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज में आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने हाईएस्ट ऑर्बिट स्टेट से पहले वाले ऑर्बिट में जंप कर रहे हैं, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि n=1 ऑर्बिट में जंप करे तो जो सीरीज क्रिएट करेगा उस सीरीज को हम क्या नाम देंगे, लाइमन सीरीज। यदि इलेक्ट्रॉन अपने हाईएस्ट ऑर्बिटल स्टेट से दूसरे वाले में जंप करे यानी कि दूसरे ऑर्बिट में जंप करे तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, बामर सीरीज। तीसरा आपने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन अपने हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट से तीसरे वाले ऑर्बिट में जंप करे तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, बामर सीरीज। और चौथा आपने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन अपने हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट से पांचवें वाले में जंप करे उसके किस नाम से जानेंगे, फुंड। और अगला आपने देखा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट से चौथे वाले में जंप करे उसे हम क्या नाम देंगे, ब्रैकेट। तो है 5 टाइप्स ऑफ सीरीज, लाइमन, बामन, पास्चन, ब्रैकेट, खुंड। ठीक है ना। हाँ, इसको आप बना लो फिर आगे बढ़ें। सुनिए यहाँ पे सभी के लिए, अच्छा बताओ वेब नंबर का सिंबल क्या होता है, कौन बता रहा है? हाँ, वेब नंबर का सिंबल लिखवा चुके हैं गधो, बताएं जल्दी से वेब नंबर का। नहीं, वेब नंबर का भी लिखवाएं। वेब नंबर है, हमने बताया था कि वेब नंबर म्यू पे बार होता है, ये 1/λ के इक्वल होता है, बताए थे ना उस क्लास में, नहीं बताएं। सुनिए अब लाइमन सीरीज के लिए जो वेब नंबर होता है देखना, म्यू पे बार वो इक्वल होता है RH रीडरबर्ग कांस्टेंट ब्रैकेट में 1/1² - 1/n² ब्रैकेट क्लोज्ड। ये इसके लिए फार्मूला होता है। ऐसे इसके लिए भी सेम वही होता है, थोड़ा सा चेंज होगा। वेब नंबर इक्वल रीडरबर्ग कांस्टेंट 1/, देखो यहाँ पे 1 की जगह पे बस 2 कर देना, -1/n²। ठीक है ना, बस नंबर चेंज करना है, तीसरे पे आ जाओ। यानी कि इसके लिए हो जाएगा वेब नंबर इक्वल रीडरबर्ग कांस्टेंट RH ब्रैकेट में तीसरा है ना 1/3² 1/n²। चौथे के लिए आ जाओ, इसके लिए होगा वेब नंबर इक्वल रीडरबर्ग कांस्टेंट ब्रैकेट में 1/4 के लिए है तो 4² - 1/n। इसके पास आ जाओ, हो जाएगा वेब नंबर इक्वल R रीडरबर्ग कांस्टेंट ब्रैकेट में 1/5² - 1/n²। इन सब का फार्मूला आप जरूर याद कर लोगे। देखो एक का फार्मूला आप याद करोगे सारे याद हो जाएंगे। वहाँ आप देखो जो वेब नंबर लिखा हुआ है उस वेब नंबर को आप 1/λ से भी डिनोट कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/λ इक्वल RH रीडरबर्ग कांस्टेंट ब्रैकेट में 1/1² - 1/n²। अब देखो जो n की वैल्यू है, n क्या बता रहा है, पहले ये 1 ये बता रहा है कि पहले वाले में वो आ रहा है, ये 1 ये डिनोट कर रहा है कि जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो पहले वाले ऑर्बिट में जंप कर रहे हैं। n क्या है, n ये बता रहा है कहाँ से वो जंप कर रहे हैं। जैसे आप पहले वाले में देखो तो पहले वाले में दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें से जंप कर रहा है, यानी कि कहा जाए तो दूसरे से लेके सातवें तक के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर रहे हैं पहले वाले में। तो इसके लिए जो n की वैल्यू होगी आप बताओ कहाँ से होगी, 7 से क्या होगी, कम होगी। 7 से कम ही ना होगी, यानी कि 7 से कम वाले ही उसके ऊपर जंप कर रहे हैं। ठीक है ना। हाँ, 7 से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है आप, अच्छा चलो ऐसे लिख सकते हो n की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, ये हो सकता है ना। n की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज़्यादा होगी। इसके लिए क्या होगी, n की वैल्यू 2 से ज़्यादा होगी। इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, 3 से ज़्यादा होगी। इसके लिए 4 से, इसके लिए 5 से। ये क्या बता रहा है, देखो यहाँ पे जो फार्मूला आपने लिखा हुआ है RH की वैल्यू फिक्स होता है 109, अरे भाई नहीं होता है, होता है 109677 में भी यही होता है। देखिए सुनिए, सही है। जो रीडरबर्ग कांस्टेंट होता है यह होता है 109677 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। और एक चीज़ ध्यान दो, आपके पास जो ये बुक लगे हुए हैं ये उस बुक में दिया है
109678 दिया है, तो वेट नहीं करोगे आप, कभी भी ये चीज़ें याद करो, एनसीईआरटी का याद करो। एनसीईआरटी की बुक आप ओपन करिए, उसमें दे रखा होगा, रीडर पर कांस्टेंट दिया होगा RH = 109677 पर सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना इस चीज़ में।